वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो हमारी क्लास है साथियों, ये है RO PCS और BEO 2024 के लिए। इस क्लास में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और विश्वास मानिए, अगर आप इस सीरीज को सही से फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा पेपर में आपको यहाँ से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए जल्दी से सेट को शुरू करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट को लगाना प्रारंभ करते हैं। चलिए देखो, अंतिम क्लास में जो है हमने 114 तक प्रश्न पढ़ लिए थे। अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम शुरू करेंगे 115 से, ठीक। चलो प्रश्न नंबर 115 आपके सामने स्क्रीन पर देखो भाई, लगाओ इसको। ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप तभी कर पाएंगे जब आपने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा होगा। ऊपर ऊपर से काम नहीं कि ल्यूसेंट पढ़ ली और पेपर देने चले गए। वो जमाने अब जा चुके हैं जब GS लोग ल्यूसेंट से पढ़ के RO बन जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर आप भी ल्यूसेंट को रट के पेपर देने जा रहे हो तो आप बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। और जैसे तैसे अगर प्री पास कर भी लिया, मान लो कर लिया, तो मेंस में कभी पास नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। तो ल्यूसेंट के ज़माने जा चुके हैं। अब आपको गहरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लोक सेवा आयोग तो छोड़ दो, अभी पैट के पेपर में, पैट 2023 में एक सवाल पूछा गया था कि गांधी जी ने किस आंदोलन में लंगोट पहनना शुरू किया। तो अब इस तरीके के सवाल पेपर में आएंगे तो ल्यूसेंट फिर कहाँ तक काम करेगी। तो अब आपको गहरी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ल्यूसेंट से पढ़ के काम चलने वाला नहीं है, याद रखना। अब इस सवाल को देखो, आप ल्यूसेंट से आप इस सवाल को कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि नहीं होगा, कठिन सवाल है भाई। कथन है मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, ये कथन है। फिर दे रहा है कारण कि मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। अब इस सवाल को आप तब कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि मृत्तिका क्या होती है, रंध्राकाश क्या होते हैं, तब तो आप इस सवाल को कर पाओगे, वरना ये होगा नहीं। चलो भैया, हम आपको करवाते हैं। चलिए देखिए, मिट्टी की हम बात करेंगे। अगर मृदा की हम बात करें तो मृदा के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप हैं। जब हम मिट्टी पढ़ते हैं, सॉइल टेक्सचर पढ़ते हैं, उसमें ये आता है। तो सॉइल टेक्सचर में सभी के सभी तो नहीं, लेकिन यहाँ आज की क्लास में आपको 3 प्रकार की मिट्टियाँ बताऊँगा, 3 प्रकार के सॉइल टेक्सचर बताऊँगा जो पेपर में अक्सर करके रिपीट होते हैं और पेपर में पूछा जाता है। तो इसको जरूर देख लो भैया, पढ़ लो, नोट कर लेना, पेपर में आपको यहाँ से सवाल मिलेगा। पहला जो सॉइल टेक्सचर होता है उसे हम कहते हैं क्ले। जो पहला सॉइल टेक्सचर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्ले। क्ले को हिंदी में कहा जाता है मृत्तिका। मृत्तिका क्या होता है? मृत्तिका मिट्टी का वो प्रकार होता है जिनका साइज 2 माइक्रोन से कम होता है। 2 माइक्रोन से कम। ये इनका जो है, ये इनका डायामीटर है, ये इनका व्यास है, इनका साइज। तो ऐसी मिट्टी जिसका साइज 2 माइक्रोन से भी कम है उसे हम क्या बोलेंगे? क्ले बोलेंगे। पहला टाइप। दूसरा जो टाइप है साथियों, उसे हम बोलते हैं सिल्ट। सिल्ट को हिंदी में कहा जाता है गाद। गाद का साइज क्या होता है भाई? गाद का साइज होता है 4 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक। इस आकार का अगर कोई मिट्टी का कण है, मिट्टी का कोई ऐसा कण जिसका साइज कितना है? 4 माइक्रोन से लेकर 50 माइक्रोन तक। ये माइक्रोन जो है मापने का एक तरीका है, तो वो सिल्ट हो जाएगा, गाद हो जाएगा। और तीसरा जो पेपर में अक्सर करके पूछा जाता है वो है सैंड, जिसे हिंदी में कहते हैं बालू। बालू का जो साइज होता है ये होता है 50 माइक्रोन से अधिक। ठीक है, यानी अगर आपने कोई बालू का कण, आपने अगर कोई मिट्टी का कण लिया और जब आपने उसका
डायामीटर नापा, जब आपने उसका व्यास नापा तो वो 50 माइक्रोन से अधिक है, तो हम कहेंगे ये बालू है। ठीक है, तो ये 3 अक्सर करके पूछे जाते हैं। मिट्टी तो देखिए, मृत्तिका को हम जो देसी भाषा में अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, और चिकनी मिट्टी में ध्यान रखना जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा जल धारण कर सकती है। सवाल ये उठता है क्यों कर सकती है, तो भैया इसलिए कर सकती है क्योंकि इसका साइज़ इतना छोटा है कि एक बार अगर इसमें पानी चला गया तो ये इतनी टाइटली उसको एब्जॉर्व कर लेती है कि पानी बाहर नहीं निकल पाता। बात समझ रहे हैं? साइज़ इसका बहुत छोटा है कि नहीं, 2 माइक्रोन से भी कम है। तो अगर इसमें एक बार पानी चला गया तो इसे लॉक कर लेती है, और लॉक कर लेती है तो पानी को बाहर नहीं निकलने देती है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। याद रखना। बालू की हम बात करें, अगर इसमें आप पानी डालोगे बालू में, तो बालू क्या करेगी? जैसे बालू आप जो है किसी बर्तन में भर लो और ऊपर से पानी डालो और उस बर्तन में नीचे छेद कर लो, तो आप देखोगे बालू में जितना पानी आप ऊपर से डालोगे वो सारा का सारा पानी नीचे निकल जाएगा, उसमें कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत नमी रह जाएगी, बाकी सब पानी नीचे निकल जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए साथियों क्योंकि बालू का साइज़ बहुत बड़ा है। अब बालू का साइज़ बहुत बड़ा है तो बालू के कणों के आकार बड़ा होने से क्या होता है कि उनके बीच में स्पेस बहुत हो जाता है। अब बालू के कणों के बीच में स्पेस हो जाएगा तो आप पानी डालोगे तो उनमें जगह है, और जगह है तो पानी नीचे चला जाएगा। मृत्तिका में जगह ही नहीं है। मृत्तिका में एक बार पानी अंदर चला गया तो बाहर निकलने की जगह नहीं है, इसीलिए पानी उसमें लॉक हो जाता है। मृत्तिका को ही अगर हम मिट्टी में और थोड़ा गहराई से देखें तो इसी को हम क्ले को ही बोल देते हैं क्या? काली मिट्टी। काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते हैं ये बात हम। तो कम से कम इन तीनों को याद रखना, क्ले का साइज़, सिल्ट का साइज़ और सैंड का साइज़ कम से कम याद रखना। सॉइल टेक्सचर है इनका, इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल को देखो। सवाल है मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, क्या ये कथन सही है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि मृत्तिका सर्वाधिक जल धारण करती है, कथन बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। क्ले ही तो है ये, तो क्ले मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, बिल्कुल सही बात। कारण मृत्तिका का साइज बड़े आकार का होता है। तो भाइयों अभी हमने देखा कि मृत्तिका का साइज बड़े आकार का कहाँ है, ये तो सबसे छोटा है, बड़े आकार का तो बालू का है। अब ये कह रहा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ा है। क्या ये कथन सही है? नहीं, छोटा है तभी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा कि भैया पहला तो इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो सही कह रहा है, लेकिन आकार इसका बड़ा नहीं होता है, ये तो छोटा होता है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत। तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। अब देख लो कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ए सही है, आर गलत है। इसी तरीके के सवाल पीसीएस में आते हैं भर के। तो भैया स्टडी करनी पड़ेगी, गहरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझे? लिबर करने से काम नहीं चलने वाला कि बस चल रहा है मामला। चलो अब अभी जो हमने सवाल देखा भाई वही आ गया। अभी जो हमने देखा बिल्कुल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, जल धारण करने की क्षमता का घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा कौन करेगा, फिर कौन करेगा, फिर कौन करेगा। तो भैया ये लिखा तो है, यही तो है, चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा जल धारण करेगी, यानी क्ले पहले नंबर पे आएगी। क्ले के बाद नंबर आएगा किसका? सिल्ट का नंबर आएगा। और सबसे कम कौन करेगा? सैंड करेगा। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई। तो पहले नंबर पे क्ले, दूसरे नंबर पे सिल्ट और तीसरे नंबर पे सैंड। यही तो है, ये सबसे ज़्यादा जल धारण करेगी, ये उससे कम, ये सबसे कम। बताओ, एक फैक्ट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने से 2 सवाल मिल गए आपको, और ज़्यादा भी मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं, समझे? तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सवाल के जवाब याद मत करोगे, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बस याद कर लिया कि साहब हाँ 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 ये है, ऐसे नहीं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लोगे तो 10 सवाल तैयार कर लोगे, समझे? तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, सवालों के जवाब रट्टा मत मारो। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हो तो सवालों के जवाब रट्टा मत मारो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, जो नहीं आए उन्हें याद कर लिया। याद नहीं करना है, आप ये देखो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्योंकि वहीं से तो सवाल आएगा।
हो सकता है वो सवाल दोबारा रिपीट ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज कर दोगे आप। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा, अब कॉन्सेप्ट अगर हमने पकड़ लिया तो फिर सवाल कितना भी आ जाए आपका गलत नहीं होगा। पेपर में एक कॉन्सेप्ट से 2 सवाल भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पकड़िए, सवालों के जवाब याद मत करिए। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। देखो अब आप इसमें क्या बचा यार, बहुत ही आसान हो गया। अब तो ये जो मैंने बताया, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी मृत्तिका, जिसे हम कहते हैं क्ले। क्ले में सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद आ जाएगा सिल्ट, जिसे हम कहते हैं गाद, और सबसे कम किसमें है, सैंड यानी बालू। यही तो होगा, नहीं होगा। अब बताओ इस सवाल में क्या बचा, हो गया भैया ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। तो बस बात वही आ गई ना, कॉन्सेप्ट पकड़िए, सवाल के जवाब याद मत करो। अगला प्रश्न देखो भाई, एक तरफ इस बांध है और दूसरी तरफ नदी है, और ये बताना है आपको कौन सी नदी किस बांध पर, मतलब कौन सा बांध किस नदी पर है, ये आपको बताना है। चलो, दुलहस्ती, गांधी सागर, उकाई और तवा, रिवर बतानी है बेसिकली। चलिए ऑप्शन भी आपके सामने हैं, देखो। देखो भैया, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो भाई, दुलहस्ती जो बांध है साथियों, ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बह रही है, चिनाब बह रही है। बाकी इनमें से और तो कोई नदी जम्मू कश्मीर में है नहीं। गांधी सागर जो है साथियों, ये आपको मिलेगा चंबल नदी पर। गांधी सागर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, गांधी सागर बांध जो है ये राजस्थान में है। उकाई परियोजना जो है साथियों, ये ताप्ती नदी पर है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं संभवतः गुजरात में है। आप लोग मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता देना। और तवा, तो तवा पर ही बचा, यही हो गया इसका सही जवाब। ये इसका सही मिलान हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है भाइयों, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा शैल समूह धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, यानी भारत में ऐसी कौन सी शैल समूह है जहां से धात्विक खनिज हमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है टर्शरी, विंध्य, गोंडवाना, धारवाड़। देखिए इसका सही जवाब, इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा धारवाड़। धारवाड़ से ही धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज जैसे यहीं से आपको जो है सोना भी मिलेगा, चांदी भी इन्हीं इलाकों से ही प्राप्त होगी। तो धारवाड़ है। पेपर में एक से जुड़ा हुआ सवाल और आता है, इन्हीं चट्टानों को जो है इनके क्रम के अनुसार लगाने के लिए बोलता है। तो उनका क्रम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पुरानी है आर्कियन, ये पेपर पूछता है कि सबसे पुरानी, फिर कुडप्पा, सॉरी आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और गोंडवाना। ये इन चट्टानों का क्रम है पुराने से नए की तरफ। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना। ये भी आप लोग याद रखना, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो। चुक्की का माटा, चिली, किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा, लोहा, चांदी या मैग्नीज, ये आपको बताना है। तो चिली जो फेमस है वो काय के लिए है साथियों। चिली जो फेमस है साथियों, ये फेमस है तांबा के लिए। तांबा, चिली, पेपर में पूछा जाता है तांबा का इस्तेमाल किसमें होता है, वैद्युत
उपकरणों में ये इस्तेमाल होता है। ठीक, आगे देखो, एक तरफ दिया हुआ है सूची फर्स्ट, एक तरफ सूची सेकंड, एक तरफ दिए हुए हैं घास के मैदान और एक तरफ दिए हुए हैं देश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मल्टीपल टाइम्स बार पूछा जा चुका है। देखो देखो भाई, मिलाते हैं इनको सही ढंग से। देखो, देखिए पंपास घास के जो मैदान है ये आपको मिलेंगे अर्जेंटीना में। मुझे याद है कल की जो हमने क्लास ली थी ना, उसमें ये सवाल था कि पंपास घास के मैदान जो है खेती के लिए उपयुक्त हैं, घास के लिए उपयुक्त हैं, क्यों? तो उसमें कथन कारण करके था, अब यहाँ पे सीधे सीधे पूछ रहा है। ठीक है, वेल्ड जो घास के मैदान है साथियों ये आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, डाउन्स घास के मैदान आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में और पुस्टाज मिलेंगे हंगरी में। ठीक है, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा पहला और सी का दूसरा और डी का पहला। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, देखो जापान के 4 द्वीप। देखिए जापान जो है साथियों जापान की अगर हम बात करें तो जापान मूल रूप से द्वीपों से ही बना हुआ है और जापान में मूल रूप से 4 द्वीप हैं जो शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं यहीं पर आपके लिखे हुए हैं, समझे? होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है। ये 4 द्वीपों से मिलकर के बना है जापान और छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही शानदार है। टेक्नोलॉजी में कितना आगे आप लोगों को पता है। तो ये 4 द्वीप आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि किन द्वीपों से मिलकर के बना है हमारा जापान। तो इनके नाम याद रखना, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। इन 4 द्वीपों से मिलकर के बना है जापान। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जापान की राजधानी जो है वो किस द्वीप पर मौजूद है, जो टोक्यो है किस द्वीप पर है। चलिए ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है, तो चलिए बोर्ड में मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे उत्तर में जो आपको मिलेगा यहां पर, ये मिलेगा होक्काइडो। होक्काइडो सबसे उत्तर में मिलेगा। होक्काइडो के नीचे मिलेगा आपको होन्शु। होन्शु के नीचे मिलेगा शिकोकू और सबसे नीचे मिलेगा क्यूशु। ये इनका क्रम हो गया नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना कि अगर कभी पेपर में ये भी पूछा जाता है, अगर कभी ये पूछ ले कि जापान के इन 4 द्वीपों से, क्योंकि मेजर द्वीप यही हैं, इन 4 द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो साथियों सबसे बड़ा है होन्शु। जापान के द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है ये है होन्शु और होन्शु में ही मौजूद है जापान की राजधानी टोक्यो। तो टोक्यो इसी द्वीप पर है, याद रखना, जो जापान की राजधानी है। अरे ये तो मैंने खुद ही बता दिया, अभी तो मैंने आपसे पूछा था कमेंट में बताना। चलो तो आपको पता ही चल गया, अब क्या बताओगे? ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, गलती हो गई। चलो, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन प्रतिशत है? तो ये आपसे डेटा मांग रहा है किसका? ये आपसे डेटा मांग रहा है साथियों इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का। ये आपसे ये डेटा मांग रहा है। हर 2 साल बाद इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, जो आपको बताती है कि वनों की स्थिति भारत में क्या है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वनों के मामले में अगर हम बात करेंगे तो वनों के मामले में नियम है ये कि भारत के 33% हिस्से पर वनों का होना अनिवार्य है, ये नियम है। ठीक है,
लेकिन 33% पे है नहीं। ठीक है, कितने पर है चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं IFSR की बात करूं तो IFSR के अनुसार वर्तमान में थोड़ा डेटा आपको देता हूं। ये 2021 का डेटा है, 2023 का भी डेटा आएगा क्योंकि हर 2 साल में आना है। तो अंतिम आया था 2021 में, अब आएगा 2023 में, लेकिन 2023 में अभी नहीं आएगा। 2023 में जा करके मार्च अप्रैल की तरफ आएगा। तो जब तक जो पेपर होंगे उनमें 2021 का ही पूछेगा। ठीक है, और मई जून तक भी समय लग सकता है क्योंकि डेटा कलेक्ट करने में और फिर पब्लिश करने में टाइम लगता है। तो ISFR के अनुसार आज के समय में भारत में जो 1% है वो है 21.72%। ठीक है, ये है वन आवरण भारत का। भारत के कितने % पर जंगल है आज के समय में? 21.72। ये याद रखना, डेटा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है, चलिए इसको भी देख लो। अगर हम ये देखें सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है साथियों, तो सर्वाधिक जो जंगल है वो है मिजोरम में। सबसे ज़्यादा जो जंगल है ये मिजोरम में है। मिजोरम में कितना जंगल है भैया? तो मिजोरम के कुल क्षेत्रफल के 84.53% पर जंगल है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जंगल किस राज्य में है, तो IFSR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक जंगल आपको कहाँ मिलेंगे? मेघालय में मिलेंगे। सबसे कम अगर जंगल हम देखें सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम आपको मिलेंगे हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम है। कितने हैं हरियाणा में? हरियाणा में है 3.63%। और अगर यूटी में हम आ जाए, क्योंकि ये तो टोटल स्टेट है, यूटी में अगर आप देखोगे तो यूटी में सबसे कम मिलेंगे लद्दाख में। लद्दाख में जंगल कितने हैं भैया? केवल 1.35% क्षेत्रफल पे। ये जो मैंने आपको डेटा दिया है, ये डेटा है ISFR 2021 का। कम से कम इतना ध्यान रखें। तो साथियों, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक जंगल वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है वो है मिजोरम। मिजोरम में 84.53% पर, यानी इसके पूरे क्षेत्रफल का 84%, 84.5% पे जंगल है सबसे ज़्यादा। सबसे कम में हम बात करेंगे तो हरियाणा में है। हरियाणा में केवल 3.63% पे जंगल है, सब इंडस्ट्रियल एरिया है। और यूनियन टेरिटरीज़ में अगर हम आ जाएंगे तो यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे कम जंगल मिलेगा आपको लद्दाख में 1.35%। और अगर कभी ये पूछ ले कि टोटल भारत में कितने % पर जंगल है भैया, तो टोटल भारत के 21.72% पर जंगल है। याद रखना, लिख देता हूँ यहाँ पे 21.72% पर जंगल है। होना कितना चाहिए? तो होना चाहिए 33%, जबकि है कितना? 21.72। तो ये काफ़ी कम है, जबकि वन नीति के अनुसार भारत के 33% भाग पर जंगल होना चाहिए। अब इस सवाल को देख लो यार, अब इसमें क्या बचा? सबसे ज़्यादा 1% कहाँ पर है ये पूछ रहा है, तो अभी तो हमने देखा मिजोरम में है, बस यही हो जाएगा जवाब इसका। अब क्या दिक्कत है? हो गया सवाल, सिंपल है। मिजोरम कितना है? 84.53%। चलो आगे बढ़ो। ये एक बुक है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में JE स्पेंसर और WN थॉमस ने कितने जो है सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा है पूरी दुनिया को। सीधे सीधे याद कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, इसमें 11 है, याद कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, ये यहाँ पर जो है प्रजाति है, तो इस सवाल को तो यार देखो प्रजातियाँ आती हैं पेपर में, मतलब आई जाती हैं। अब समस्या इनके साथ ये है कि यार बहुत सारी हैं। आलू की आपको 6-7 प्रजाति मिलेंगी, मटर की 6-7 मिलेंगी, अमरूद की मिलेंगी। अब इनको याद कर पाना भैया आप में ताकत है तो आप कर लेना। मैं तो यही सलाह दूंगा, इस तरीके का सवाल है तो पेपर में छोड़ देना यार। एक सवाल के छोड़ देने से बाकी सवाल आपके पास बचेंगे, अपेक्षा कि आप इसमें दिमाग मारो, दुनिया भर के याद करो। तो मेरे हिसाब से तो इस टाइप का सवाल छोड़ दो यार, सारे सवाल नहीं करने हैं वैसे भी। तो इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे करना, मेरे को नहीं आता है इसका जवाब। चलो ये देखो 125 देखें। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना है। मार मृदा, ये सवाल बढ़िया है भाई, ज्योग्राफी का कोर सवाल है, आसानी से हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम बात करें कि मार मृदा क्या है। तो मार मृदा जो टाइप है ये है काली मिट्टी का, ध्यान रखें।
काली मिट्टी के दो टाइप होते हैं। पहला होता है कावर, कावर मृदा, और दूसरा है मार मृदा। मार मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? तो ये मिलेगी बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में ये आपको मिलती है मार मृदा। शुष्क है, शुष्क जलवायु में पाई जाती है। अब इसका जवाब देखो आप। तो भैया यूपी का कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है? अब तो इसमें कोई डाउट बचा नहीं। तो यूपी का कौन सा क्षेत्र आएगा? झांसी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे है, देखो आगे प्रश्न देखिए क्या है। 126, किस कण का व्यास 002 mm से कम होता है? लो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था भाई कि यहाँ से पेपर में आपको सवाल मिलते हैं 2-3, और देख लो हमारे ही सेट में जो है सॉइल टेक्सचर से 3 सवाल देखने को मिल गए भाई। अब इससे ज़्यादा और क्या ही होगा यार। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि 0.002 यानी 2 माइक्रोन। अब 2 माइक्रोन का साइज किसका होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया नहीं यार, मैंने बताया था। मैंने इसीलिए कहा कि कॉन्सेप्ट पकड़ो, सवाल पेपर में मिलेगा। तो 2 माइक्रोन भैया साइज किसका है? मृत्तिका का है। 2 से 4 किसका है? गाद का है। सॉरी, 2 से 4 का। 4 से 50 किसका है? गाद का है। और 50 प्लस किसका है? बालू का है। हो गया सवाल, क्या बचा है इसमें बताओ? ठीक, यही तो था। 2 माइक्रोन मिट्टी, 4 से 50 माइक्रोन गाद और 50 से प्लस बालू। अब इसके ये पूछ रहा है 2 माइक्रोन किसका है? तो मृत्तिका। हो गया। कितना इजी सवाल था बताओ। कॉन्सेप्ट पकड़ा हमने और देखो सवाल धड़ाधड़ हो गया। और ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, देखेंगे जरा। कथन कारण पर आधारित है। कथन है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगीय संक्रमण के जननांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। कारण वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। देखो भाई, अगर हम वनों की बात करें भाई, वन, तो वन जो है कुछ इस तरीके से संबंधित है जनसंख्या से। ये ध्यान रखना, ये मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में चेंज कर दिया। जंगलों का जनसंख्या से ये संबंध है, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं, यानी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वन कम हो जाएंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल सीधा। लेकिन हाँ, हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर जनसंख्या घटेगी तो वन बढ़ जाएंगे, संभव भी है। या वन अगर घटेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि वनों का जनसंख्या से सीधा सीधा संबंध है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, अब आप इमेजिन करिए कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो रहेगी कहाँ? तो बढ़ती जनसंख्या अपने घर बनाएगी। घर कहाँ बनाएगी? जहाँ पे जंगल होंगे, जंगलों को काट डालेगी, है ना। बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भी भरना पड़ेगा, तो खेती भी करेगी। खेत कहाँ करेगी? जंगलों को काट कर करेगी। तो निश्चित सी बात है कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो फिर वनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसकी आवश्यकता होगी और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों का ह्रास होगा। तो अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वन घट जाएंगे, बहुत बेसिक सी बात है। अब इस सवाल को आप देख लो, हो जाएगा आसानी से। सवाल है कि भारत में वन क्षेत्रों का ह्रास जनसंख्या के संक्रमण से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। और वन क्षेत्र एवं जनसंख्या की वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध है, ये भी बात सही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो वन घटेंगे, क्योंकि ज़्यादा बढ़ती आबादी रहेगी कहाँ, उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो है आपस में जुड़ा हुआ है, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और पहला मतलब जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए हो जाएगा इसका। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु अच्छा, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें नई जानकारी मिली होगी आपको। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।